फ्रेंड्स स्टार्ट करें अपने आज क्लास। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं कुछ अपन ने जो की थी कल, आगे कंटिन्यू करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को ही, कुछ और क्वेश्चंस। ठीक है, अभी तक का जो टॉपिक आपने पढ़ा, खास कल कुछ पढ़ा था, कल के क्वेश्चंस में या किसी में किसी को कोई डाउट है तो आप पहले पूछ लो, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। कल अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, कल वाला क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो गया था सबका, लिम्का मिरिंडा वाला जो था। ठीक है, किसी को कोई उसमें डाउट तो नहीं ना, शब्द का कंप्लीट हो गया था वो क्वेश्चन, या किसी का कोई बाकी है उसमें? ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। there are 200 persons with a skin disorder. 200 persons with a skin disorder. 120 has been exposed. 120 has been exposed to chemical C1. 50 to chemical C2 and 30 to both C1 and C2. Now अब आपको आंसर्स निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट केमिकल C1 और C2, सेकेंड पार्ट C1 but not C2, and third part C2 but not C1. ये इंफॉर्मेशन आप पढ़ो अच्छे से क्वेश्चन पहले, फिर आपको लिखनी है क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्या क्या अपने को यहाँ गिवन है। There are 200 persons with a skin disorder. यहाँ से शुरू करो, 200 बाद में देखना। 120 has been exposed to chemical C1, तो that means N of C1 is equal to 120. ठीक है, C1 से जिनको C1 केमिकल से एलर्जी है, डिसऑर्डर है, उनके नंबर्स हैं 120। एंड सिमिलरली नेक्स्ट लाइन पढ़े क्या है, 50 to C2, N of C2 is equal to 50 and 30 to both, 30 to both का मतलब हो गया N of C1 intersection C2 is equal to 30। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है। अब आपको इसके बाद में ये डिसाइड करना है कि हमको इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। और उसके पहले अब आप में से कौन बताएगा कि ये जो 200 है ये किसको डिनोट करता है? सर यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल है। और कोई? सर यूनियन है। ओके, और कोई? ओके, यूनिवर्सल। त्रिषा यादव वर्मा यूनिवर्सल, रक्षित वर्मा यूनियन, स्निग्धा यूनियन। और कोई? तेजस्वी जैन यूनियन, अक्षत राठी यूनिवर्सल। तो अभी आपके आंसर्स डबल डबल है, कुछ कंफ्यूजन है। क्या है? 200 पर्सन्स विद अ स्किन डिसऑर्डर। स्किन डिसऑर्डर मतलब सपोज एलर्जी है, स्किन की कोई प्रॉब्लम है। 200% है जिनको स्किन की डिजीज है, स्किन की पर प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज है ना। अब सपोज 200 पर्सन्स हैं जिनको स्किन की कोई प्रॉब्लम है, तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं? रीजन नंबर 1, ड्यू टू द
ड्यू टू द केमिकल C1। केमिकल C1 के कारण कोई दवाई उनको, कोई मेडिसिन उनको रिएक्शन करे, कौन सी मेडिसिन, C1 मेडिसिन रिएक्ट कर गई, तो उनके कारण से उनको एलर्जी हो गई, पहला। दूसरा, केमिकल C2, केमिकल C2 के कारण कुछ पर्सन्स ने सेकेंड टाइप की कोई मेडिसिन, C2 टाइप की मेडिसिन ली, इसलिए उनको एलर्जी हो गई, और कुछ पर्सन्स ने दोनों मेडिसिन ले ली इसलिए एलर्जी हो गई, ये समझ लो। क्या और कोई कारण एलर्जी होने के लिए पॉसिबल है या नहीं? इसके अलावा और कोई रीजन नहीं हो सकता एलर्जी होने के लिए, देन ये यूनियन है। लेकिन अगर ये पॉसिबल है कि हो सकता है कुछ पर्सन्स को जिनको C1 के कारण या C2 के कारण नहीं है एलर्जी, एलर्जी तो है लेकिन C1 और C2 के कारण नहीं है, किसी और कारण से है, तो वो यूनिवर्सल होगा। बस ये आप अपने माइंड में सोचो, ध्यान से इस बात को, इसका आंसर दिमाग में लाओ, और अगर आपका आंसर है कि ये पॉसिबल नहीं है कि स्किन प्रॉब्लम है, C1 और C2 के अलावा किसी और कारण से ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो यूनियन है। अगर आपका जवाब है नहीं है, हो सकता है कि स्किन की प्रॉब्लम तो है, एलर्जी तो है, लेकिन किसी और कारण से, इस केमिकल या दवाई लेने के कारण नहीं, किसी और रीजन से पॉसिबल है, हो सकता है, तो फिर ये यूनिवर्सल है। ये ध्यान से सोच के फिर से आपका आंसर बताओ कि क्या ये 200 यूनियन है कि यूनिवर्सल। कैसे डिसाइड करोगे, मैंने आपको बताया। अगर किसी और रीजन से स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है तो यूनिवर्सल, अदरवाइज यूनियन। सही यूनियन। क्यों, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी और रीजन के कारण उनको एलर्जी है? आप किसी को स्किन डिजीज है, स्किन डिजीज है, अब डॉक्टर के पास आप दिखाने गए, डॉक्टर्स ने पूछा कि भाई आपको ये स्किन डिजीज है तो क्यों है, तो क्या उसने सजेस्ट किया, क्या आपने ये पर्टिकुलर मेडिसिन ली थी इसलिए हुई? उसने कहा नहीं नहीं, मेडिसिन तो मैंने ली नहीं बहुत दिनों से। अच्छा ठीक है, दूसरी मेडिसिन का नाम लिया, बोले क्या आपने ये पर्टिकुलर मेडिसिन ली थी रात को, हो सकता है इसके कारण एलर्जी? बोले ये भी नहीं ली मैंने, मैं तो ये भी दवाई नहीं ली रात को मैंने, बस सुबह उठा तो मुझे एलर्जी हुई। तो फिर वो कहेगा अच्छा ठीक है, किसी और रीजन से हो सकता है। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि किसी और रीजन से उसको ये एलर्जी हो सकता है। केवल दो ही रीजन थोड़ी होते हैं स्किन एलर्जी होने के, स्किन डिसऑर्डर बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती है। जैसे कोई पेशेंट है, अगर एक पेशेंट को फीवर है तो क्या फीवर होने के केवल दो ही कारण है कि वो उसने कुछ भी ठंडी चीज ज्यादा ले ली इसलिए फीवर हो गया, या फिर सर्दी के मौसम हुआ या कुछ हुआ, ढंग से कपड़े नहीं पहने, गर्म कपड़े, इसलिए फीवर हो गया, गर्म ठंडी हवा में लग गए इसलिए फीवर हो गया, कुछ यही रीजन है क्या? या और भी एसी में सो गया रात को, इनफाइनाइट रीजन हो सकते हैं फीवर होने के, कोई एक पर्टिकुलर एक या दो ही रीजन थोड़ी हो सकते हैं। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 500 पर्सन्स हैं जिनको फीवर है, तो उनके रीजंस कितने होंगे? इनफाइनाइट रीजंस होंगे। तो फिर ये यूनियन कैसे हुआ? यूनियन तो तब होता जब केवल दो ही या तीन ही रीजन होते, तीन रीजन के अलावा चौथा रीजन नहीं है, तो ये उन तीनों सेट्स का यूनियन हो गया। दो रीजन्स के अलावा और कोई रीजन नहीं है तो ये उन दो का यूनियन हो गया। ये क्या है? ये यूनिवर्सल है, क्योंकि किसी को स्किन डिजीज होने के इनफाइनाइट रीजन हो सकते हैं, केवल पर्टिकुलर एक या दो या तीन रीजन नहीं, इनफाइनाइट रीजन हो सकते हैं स्किन डिजीज होने के, हो सकते हैं कि नहीं? या केवल दो या तीन ही रीजन होते हैं? बताओ, सोचो, किसी पर्सन को स्किन डिजीज होने के कितने रीजन हो सकते हैं? इनफाइनाइट रीजन हो सकते, किसी भी कारण से स्किन की डिजीज हो सकती है। तो इसीलिए ये जो फिगर दे रखा है, ये फिगर यूनियन को नहीं, यूनिवर्सल को डिनोट करता है। एन ऑफ यूनिवर्सल इज इक्वल टू 200 टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स। अपन बोलते हैं कि डॉक्टर बोलता है रात को एक रिपोर्ट में कि आज पूरे दिन भर में, कोई प्राइवेट डॉक्टर है, क्लिनिक खोला है उसने, क्या बोलता है वो? रात को ये बोलता है कि मैंने आज पूरे दिन भर में 100 पेशेंट्स देखे। तो क्या केवल दो ही डिजीज के पेशेंट देखे उसने? इनफाइनाइट, उनमें से किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ, किसी है तो सारे पेशेंट्स ही ना, तो वो यूनिवर्सल हुआ ना। उस यूनिवर्सल 100 पेशेंट के अलग अलग डायरेक्शन है। फीवर
या फिर और कोई प्रॉब्लम, किसी को इंजरी है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, एंड इनफाइनाइट रीजन। लेकिन वो सब कौन सी कैटेगरी में? पेशेंट है, 100 पेशेंट है। इसी तरह 200 स्किन डिजीज के पेशेंट है। क्या रीजन है? इनफाइनाइट। एनी डाउट? यूनियन है कि यूनिवर्सल है? यस, यूनिवर्सल जिसका आंसर है। और जिनका आंसर यूनियन है वो आप पहले मुझे सोचो और बताओ कि क्या उनको अब भी कोई डाउट है कि ये यूनियन क्यों है, क्यों नहीं है। तो मतलब सबको क्लियर है कि ये यूनिवर्सल है। क्यों? रीजन वापस सुनो। क्योंकि स्किन डिजीज होने के दो नहीं, इनफाइनाइट रीजन हो सकते हैं। अगर स्किन डिजीज होने के दो ही रीजन होते तो फिर ये यूनियन होता। बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। नेचुरली बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इनफाइनाइट, तो इसीलिए आपका ये यूनिवर्सल है। अब शुरू करते हैं आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1 है C1 और C2। यानी आपको क्या फाइंड करना है? एनीवन? सिंबल फॉर्म में निकालना क्या है, फिर फॉर्मूला और कैलकुलेशन रह जाएगी। C1 और C2 का मतलब क्या है? क्या फाइंड करने जा रहे हो आप? कोई भी नहीं? C1 और C2 क्या निकालना होता है? और का मतलब क्या है? C1 और C2। यस, आंसर इज यूनियन। तो इसमें अपने को समय के आंसर नहीं, ये बताओ कि फाइंड क्या करना है। मेरे को ये नहीं चाहिए कि आंसर कितना है, फिगर कितना है। पहले सिंबल फाइंड क्या करना है, उसके बाद अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद आंसर निकालेंगे। यस, यूनियन। यूनियन ऑफ C1 एंड C2 इज करेक्ट। और का मतलब होता है यूनियन फाइंड करना। तो अब आप फॉर्मूला लगाओ पार्ट 1 लिख के। N ऑफ C1 यूनियन C2 इज इक्वल टू N ऑफ C1 plus N of C2 and minus N of C1 intersection C2। ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर। उसके लिए ये लीजिए। अब आप इसमें जो वैल्यूज हैं वो चेक करो और वो रख दो, अगर आपके पास सारी वैल्यूज यहाँ गिवन है तो। क्या क्या है अपने पास? C1 भी है, C2 भी है, इंटरसेक्शन भी है। करेक्ट। नाउ N ऑफ C1 यूनियन C2 इज इक्वल टू 120 plus 50 minus 30 and answer number 1 is 140। ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट। एनी डाउट किसी को फर्स्ट पार्ट में? नहीं। अब सेकेंड पार्ट आ रहा है C1 बट नॉट C2। सिंबल, इसमें हम फाइंड क्या करने जा रहे हैं? एनीवन? C1 बट नॉट C2 क्या निकालना है आपको? पहले ये डिसाइड करना होता है क्या निकालना है, फिर फॉर्मूला। करेक्ट है, C1 माइनस C2। करेक्ट। क्या निकालना है? C1 बट नॉट C2 मतलब C1 माइनस C2। तो आंसर नंबर 2 C1 माइनस C2 एंड द फॉर्मूला N ऑफ C1 माइनस N ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। देयरफॉर N ऑफ C1 माइनस C2 इज C1। C1 में कितने हैं? 120 माइनस और कॉमन है 30। आंसर इज 90। C1 में 120 है, कॉमन है 30, तो अपना आंसर हुआ 120 माइनस 30 इज 90। आंसर नंबर 2। ठीक है। अब आंसर नंबर 3 C2 बट, उसके लिए आप निकालोगे C2 माइनस C1। सिमिलरली आंसर नंबर 3 N ऑफ C2 माइनस C1, N ऑफ C2 माइनस N ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। N ऑफ C2 माइनस C1 इज, C2 के अंदर 50 एलिमेंट्स हैं, माइनस 30 इज इक्वल टू 20। आंसर नंबर 3। ये क्वेश्चन कंप्लीट। चले आगे। क्लियर सबको क्वेश्चन कैसे करा मैंने? नो डाउट? ठीक है। नाउ नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज out of 500 car owners, 500 car owners investigated 400 ओन मारुति कार। 400 पर्सन हैं जिनके पास मारुति कार है। 200 के पास
200 के पास हुंडई कार है, 500 कार ओनर्स हैं, उनका सर्वे किया गया, इन्वेस्टिगेशन की गई, उनसे पूछा गया, 400 के पास मारुति कार है और 200 के पास हुंडई कार है, एंड 50% के पास बोथ दोनों कार्स हैं। अब आपको ये बताना है, इज दिस इंफॉर्मेशन करेक्ट? क्या ये गिवन इंफॉर्मेशन या ये फिगर्स क्या ये करेक्ट हैं, ये आपको बताना है। आप पहले तो लिखेंगे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। ये हो गया n of m is equal to 400, n of h is equal to 200, बोथ मतलब m इंटरसेक्शन h is equal to 50। ये अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ गई। अब मेरा वही क्वेश्चन वापस है, ना अब आपका ये क्वेश्चन है मेरे से कि जो 500 यहाँ फिगर है, ये यूनियन को या यूनिवर्सल किसको डिनोट करता है? 500 जो फिगर यहाँ पे गिवन है। ओके, नो आंसर है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे सिर्फ ये जानना है, क्या ये 500 फिगर M यूनियन H है या ये यूनिवर्सल है? वो जवाब चाहिए। तो क्या क्या जवाब है? यूनियन, 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 एनीवन और कोई? यूनियन, क्योंकि आपने मेरे को आंसर दिया नो। हो सकता है आपका आंसर गलत हो, सही हो, लेकिन हो सकता है कि आपको मार्क्स नहीं मिले। आंसर सही है लेकिन हो सकता है मार्क्स नहीं मिले, या 4 मार्क्स में 2 ही मार्क्स मिले या 0 मिले। वो डिपेंड करता है मेथड पर, आपने क्या लिखा, क्या समझा, उसके ऊपर। केवल आंसर नहीं, नो तो ठीक है, नो हो गया। ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, ऑब्जेक्टिव होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि यूनियन हो यूनिवर्स सब चलेगा। ओके, तो आपका आंसर है सबका यूनियन, ये यूनियन को डिनोट करता है। ओके, अब ये बताओ कि मैंने आपको ऊपर एक लाइन लिखी, आउट ऑफ 500 कार ओनर्स। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कार ओनर्स? कार ओनर्स की डेफिनेशन क्या है? कार ओनर्स किनको बोलते हैं? वो पर्सन्स जिनके पास मारुति कार है जिनके घर में, वो कार ओनर हैं, या वो पर्सन्स जिनके पास हुंडई कार है वो कार ओनर्स है, या फिर वो पर्सन्स जिनके पास दोनों हैं वो कार ओनर्स हैं। इनके अलावा बाकी के पर्सन्स जितने भी बचते हैं वो सब नॉन कार ओनर्स हैं, वो कार ओनर्स नहीं हैं। ऐसा होने पर ऐसे पर्सन पूरे अजमेर शहर में जितने भी पर्सन्स रहते हैं वो उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहले वो पर्सन है जिनके पास मारुति कार है, दूसरा वो पर्सन जिनके पास हुंडई कार है, तीसरा वो पर्सन जिनके पास मारुति एंड हुंडई दोनों कार हैं, और चौथा ग्रुप वो पर्सन जिनके पास कार नहीं है। ऐसे केस में अपन जब अजमेर में रोड पे कहीं निकलेंगे तो आपको अजमेर शहर में, पूरे अजमेर शहर में 2 ही तरह की कार्स नजर आएंगी, या तो मारुति कार चलती हुई दिखेगी रोड पे, या हुंडई कंपनी की कार दिखेगी आपको चलती हुई। बाकी जितनी कंपनियां हैं, टोयोटा है या आपकी और जितनी भी कंपनियां, फोर्ड है ना, ये सारी कंपनियां अपने शोरूम्स अजमेर से हटा देंगे, लॉक करके बैठ जाएंगे, बोले नहीं अजमेर वाले तो केवल 2 ही कार्स में इंटरेस्ट रखते हैं। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि अजमेर शहर में, पूरे अजमेर शहर में आपको रोड पर केवल 2 ही तरह की कार नजर आए, या तो मारुति कार और या फिर हुंडई कार? क्योंकि अगर कोई पर्सन, आपके अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन चाहता है कि मेरा नाम कार ओनर्स की लिस्ट में आए, मुझे लोग रेस्पेक्ट करें कि हाँ भाई ये कार ओनर है, तो उसको मारुति या हुंडई खरीदनी पड़ेगी। अगर गलती से उसने कोई दूसरी कार खरीद ली तो उसको उस लिस्ट में नहीं डाल सकते हो आप,
क्योंकि आप ही बोल रहे हो तो यूनियन है। कार ओनर्स तो वही हैं जिनके पास दो ही तरह की कार है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कार ओनर भी हो और कोई तीसरी तरह की कार हो, कोई अदर कंपनी, नहीं, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। हम उसको कार ओनर मान ही नहीं सकते, यही ना। मैंने आपको बोला कि 60 स्टूडेंट्स हैं ऑफ क्लास 11th, 60 स्टूडेंट्स हैं क्लास 11 में, जिनमें मैथ्स लेने वाले हैं सपोज 20 और कॉमर्स लेने वाले हैं सपोज, मान रहा हूं ऐसे फिगर 50, और दोनों सब्जेक्ट मैथ्स विद कॉमर्स इस तरह से लेने वाले हैं सपोज 10। तो अब अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने मैथ्स भी नहीं ली, कॉमर्स भी नहीं ली, आर्ट्स ले ली, साइंस बायो ले ली, तो आप तो उसको 11th क्लास से बाहर निकाल दोगे। बोले नहीं, 11th क्लास में तो वही आएगा जो ये लेंगे, या तो मैथ्स लो या कॉमर्स लो, या क्योंकि 11th क्लास का स्टूडेंट कहलाने के लिए यही डेफिनेशन है आपकी नजर में। जैसे कार ओनर कहलाने के लिए दो ही तरह की कार पर सोचो, दिमाग लगाओ, क्या है ये, यूनियन की यूनिवर्सल। अगेन, कार ओनर मतलब ऐसा पर्सन जिसके पास किसी भी तरह की कोई भी कंपनी की कार हो, वो कार ओनर होता है। अगर आप किसी के घर में गए और आपने सर्वे किया, कॉलम बने हुए मारुति कार, हुंडई कार, अदर कार, नो कार, अदर्स कॉलम है। आपने उस पर्सन से पूछा आपके घर में कौन सी कार है, उसने कहा मारुति, आपने मारुति पे टिक कर लिया। उसने कहा मेरे पास मारुति भी है, हुंडई भी है, आपने दोनों पे टिक कर लिया। किसी ने कहा कि मेरे पास फोर्ड कंपनी की कार है, टोयोटा कंपनी की कार है, अदर्स पे टिक कर लिया। लेकिन कार ओनर तो है ना वो। कार ओनर्स में मैं टोटलिंग करूं कि अजमेर शहर में कितने पर्सन है जिनके पास कार है, तो उनमें काउंट तो करूंगा उसको, कार ओनर्स की लिस्ट में नहीं करूंगा। बोलो, अब कुछ समझ में आया कि आप में से जिन ने मुझे इसका आंसर यूनियन बोला था वो सब गलत है, ये है यूनिवर्सल। अब बोलो, कोई डाउट? क्या ये चीज क्लियर हुई सबको? जिन्होंने यूनियन बोला था कि ये फिगर 500 यूनियन नहीं है, यूनिवर्सल है। तो अब जिसने मुझे आंसर बोला था कि इंफॉर्मेशन रॉन्ग है, सोचो वो तो वही गलत हो गए, उनकी वर्किंग तो वही गलत हो गई, क्योंकि उन्होंने तो यूनियन मान के क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, जबकि ये है क्या, यूनिवर्सल। इसलिए मैंने कहा आपका आंसर करेक्ट होते हुए भी हो सकता है आपको मार्क्स पूरे नहीं मिले। अब नहीं मिलेंगे ना पूरे, आंसर तो सही है नो, लेकिन मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, एन एम यूनियन एच इज इक्वल टू 500 लिखा, यहाँ ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, आगे क्वेश्चन सॉल्व किया। मैंने कॉपी चेक करते समय ऐसे राउंड किया, यहाँ क्रॉस किया और मार्क्स काट दिए, 2 मार्क्स 1 मार्क कुछ भी, सही है ना? बोलो, कोई डाउट किसी को? यूनिवर्सल है, मैं आगे चलूं? ये तो क्लियर हो गया सबको, ये जो फिगर है वो यूनिवर्सल है, यूनियन नहीं है। रीजन मैंने आपके सामने रखा, ये रीजन क्लियर है कि यूनिवर्सल क्यों है ना। नाउ अब अपन आगे चलते हैं। ये आपके पास डिसाइड हुआ कि ऊपर जो फिगर है वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल इज 500 कार ओनर्स, टोटल नंबर ऑफ पर्संस जिनके पास कोई ना कोई कंपनी की कार है, ठीक है। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, जैसे आपने लगाया था वही फॉर्मूला मैं भी लगाऊंगा, एन एम यूनियन एच, एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन एच। ये फॉर्मूला आप लोगों ने लगाया, मैंने भी वही लगाया। अब इसमें मैंने वैल्यूज प्लेस करी, एम यूनियन एच मुझे मालूम नहीं है, छोड़ दिया। एन ऑफ एम इज 400, एन ऑफ एच इज 200 और ये मुझे मालूम है 50। तो मुझे क्या मिला, एन ऑफ एम यूनियन एच इज इक्वल टू 550। ये आपने निकाला सबने। उसके बाद आप लोगों ने बोला कि क्योंकि ये फिगर 500 के इक्वल नहीं है, क्योंकि आपने इसको यूनियन माना, इसलिए इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। फिर यहाँ मिस्टेक है, ये नहीं लिखना है मुझे, क्योंकि ये यूनियन तो है ही नहीं, यूनिवर्सल है। अब मेरा आंसर आया कि दोनों सेट्स का यूनियन 550 होना चाहिए, जबकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ पर्संस 500 हैं, टोटल नंबर ऑफ कार ओनर्स ही 500 है, तो इनका जो यूनियन है वो 550 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूनियन इस यूनिवर्सल से या तो कम होगा हमेशा, लेस होगा, या ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकता है। आपने देखा था ना, इस तरह का फिगर बनता है,
1 2, अगर आपका ये दोनों मिलाएंगे तो ये यूनियन होता है। अगर यहाँ पे एक फिगर आपने कोई भी 2 एक्स्ट्रा लिख दिया, उस केस में A यूनियन B इज लेस देन यूनिवर्सल। तो A यूनियन B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनिवर्सल से कम होंगे क्योंकि एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है वहां पर। लेकिन अगर आपने कहा कि यहाँ एक भी एलिमेंट नहीं है, तो उस केस में A यूनियन B यूनिवर्सल के इक्वल हो जाएगा। तो दो ही पॉसिबिलिटी, या तो लेस होगा या इक्वल होगा, ग्रेटर तो हो ही नहीं सकता कभी। तो इसीलिए अब आपने क्या देखा यहाँ पे कि आपका आंसर जो है वो यूनिवर्सल से ज्यादा आया, जबकि ये आंसर यूनिवर्सल से कम या इक्वल, बस दो ही पॉसिबिलिटी है, वो यहाँ लिखोगे आप। नाउ बिकॉज n of m union h is always m union h is always less than or equal to n of universal. Now that means this information is, given information is, ये 550 आया which is greater than 500, यहाँ कर दो। This information is wrong. क्लियर सबको? अब आप अपने अब बोलो कि जिसने नो आंसर बोला था उन्होंने मिस्टेक की थी कि नहीं की थी, यूनियन मान के किया था, मार्क्स कटने चाहिए कि नहीं कटने चाहिए ना? किसी ने ऐसे किया यूनिवर्सल लेके इस तरह से? नहीं? क्लियर? आगे चले। डाउट कोई किसी को कि ये यूनिवर्सल क्यों है? अब भी ये क्लियर सबको? ओके। Now next is now next example is, suppose number of elements in set A, n of A, number of elements in set A is equal to 35. Number of elements in set B is equal to 30. Number of elements in universal set is equal to, number of elements in universal set is equal to 50. Now find first part. The greatest value of n A union B. क्या फाइंड करना है? A यूनियन B की मैक्सिमम वैल्यू, एंड द सेकेंड पार्ट इज द लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू ऑफ n A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B की मिनिमम वैल्यू, कम से कम वैल्यू। ये दो आंसर्स आपको बताने हैं। आगे आने वाले टाइम में अगर अपन क्लास का ड्यूरेशन बढ़ाएं, डबल क्लास करें, तो अगर मैं टाइम आपका 10:30 करूँ, मैं अभी नहीं, अभी कल तो यही है, एक आध दिन में बता दूंगा, पहले आपसे पूछे टाइम के लिए। अगर अपन पहली क्लास 10:30 से 40 मिनट्स की होती है, तो 10:30 से लेके 11:10 तक हो गई आपकी, है ना? फिर 5 मिनट के गैप के बाद 11:15 पे वापस शुरू करके 11:55 तक सेकेंड क्लास हो गई। तो क्या इस टाइम में किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैं करने से पहले इसलिए कि अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्लैशिंग या कुछ, तो फिर अपन इस टाइम को रखेंगे आगे आने वाले टाइम में, तो ना इसलिए कोई दिक्कत नहीं। किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, किसी की कोई और क्लास या कोई और रीजन? क्योंकि अभी 40 मिनट्स कम पड़ते ना, तो मैं आगे 1-2 दिन में, या तो मंडे से या कल से या परसों से मैं आपको अनाउंस कर दूंगा, वो तो मैसेज कर देंगे। लेकिन पहले आप ये डिसाइड कर लो कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना डबल क्लास में? नहीं है, मतलब ये टाइम सबको शूट करता है अगर ये करें तो अपन, है ना? 10:30 से 40 मिनट्स की 11:10 तक 5 मिनट्स का गैप, तुरंत आपको उसी आईडी उसी पासवर्ड से वापस ज्वाइन करना है, और फिर अपन नेक्स्ट, ठीक है? वो मैं आपको मैसेज डाल दूंगा जब से होगी। चलो, अभी इसका आंसर कौन बता रहा है? इसको आता है मिनिमम मैक्सिमम, द ग्रेटेस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n A यूनियन B। चलो, अपन यूनिवर्सल मालूम है, A मालूम है, B मालूम है, फॉर्मूला अप्लाई करो, आप रिजल्ट लगाओ। क्या आपको मालूम है n of A union B? अभी अपन ने लिखा, we know that n of A union B is always less than equal to n of universal। बोलो कोई डाउट? क्लियर ये लाइन? A यूनियन B हमेशा लेस होता है, ये बात क्लियर है सबको? आगे लिखा,
दैट इम्प्लाइज, इसका मैंने फॉर्मूला लिख दिया, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b लेस देन इक्वल टू n ऑफ यूनिवर्सल। यूनियन का मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, a यूनियन b इसके नीचे, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लिखने के बाद अब वैल्यूज डाली, दैट इम्प्लाइज n ऑफ a इज 35, n ऑफ b इज 30, ये मुझे मालूम नहीं है कितना है, गिवन नहीं है, और यहाँ लेस देन इक्वल टू 50, लेस देन इक्वल टू 50। a यूनियन b की आपको क्या बतानी है, ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो आपने लिखा n ऑफ a यूनियन b इज लेस देन इक्वल टू n ऑफ यूनिवर्सल। फिर a यूनियन b का आपने यहाँ फॉर्मूला लिखा, उसमें a b जो वैल्यू मालूम है वो प्लेस कर दी। अब क्या करोगे, इस 50 को इधर लाओगे, इसको उधर ले जाओगे, तो क्या मिलेगा आपको, 35 प्लस 30 माइनस 50 लेस देन इक्वल टू n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक है। और 30 और 30 को ऐड करके 65 माइनस 50 करने पर 15 आया, यानी ये हो गया 15 लेस देन इक्वल टू का ये साइन n ऑफ a इंटरसेक्शन b। सोचो क्या मिला, a इंटरसेक्शन b मतलब लीस्ट वैल्यू ऑफ n a इंटरसेक्शन b का आंसर आ गया। आंसर नंबर 2 क्लियर हो गया। क्या हुई लीस्ट वैल्यू ऑफ n a इंटरसेक्शन b, मिनिमम, कम से कम। क्या पढ़ोगे इसको, n ऑफ a इंटरसेक्शन b की मिनिमम वैल्यू 15 है या उससे ज्यादा हो सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू 15 है या उससे ज्यादा हो सकती है, 16, 17 एंड सो, कम नहीं हो सकती। ग्रेटर देन इक्वल टू 15 मतलब मिनिमम 15 तो है। क्लियर, आंसर नंबर 2 क्लियर। तो आंसर नंबर 2 इज इक्वल टू 15। यहां से बोलो पहले इसमें कोई डाउट, सेकंड पार्ट जो मैंने आपको निकाल के बताया, ये क्लियर सबका। नाउ अब आपको ये बताना है कि n a यूनियन b की ग्रेटेस्ट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, n ऑफ a यूनियन b की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एनीवन, n a यूनियन b की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, नहीं, n a यूनियन b मैक्सिमम वैल्यू हाईएस्ट, आंसर इज 50, करेक्ट आंसर। जिसने भी मेरे को आंसर ये बोला था स्टार्टिंग में, अभी आपने पढ़ा था, यही आपका आंसर है, यही इतनी सी लाइन बस, केवल क्या, इतना फर्स्ट लाइन ही केवल आपका आंसर है। बिकॉज n ऑफ a यूनियन b लेस देन इक्वल टू n ऑफ यूनिवर्सल, ये आपको मालूम है, बस यूनिवर्सल की वैल्यू रख दो, खत्म। n ऑफ a यूनियन b लेस देन इक्वल टू 50, खत्म। क्या मिला, a यूनियन b की वैल्यू मैक्सिमम 50 होगी या उससे कम होगी, 50 या उससे कम, 50 से ज्यादा नहीं हो सकती है। अगर मैंने आपको बोला कि एक मैथ्स का टेस्ट लेंगे, आपका मैथ्स का एक टेस्ट लेंगे आपका, इस चैप्टर का डेट आपको डिसाइड करेंगे, उसके वो मैं टेस्ट लूंगा आपका 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, ठीक है। और मैंने आपसे पूछा कि कोई स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट उस टेस्ट में मैक्सिमम कितने नंबर स्कोर कर सकता है, कितने नंबर ला सकता है वो उस टेस्ट में, मैक्सिमम, हाईएस्ट नंबर क्या होंगे, इससे ज्यादा कोई ला ही नहीं पाएगा, लास्ट डिजिट, हाईएस्ट फिगर। 20 मार्क्स का मैं एक टेस्ट लेने जा रहा हूँ, आप सब लोग टेस्ट दोगे, मैं आपको कॉपी चेक करके आपके मार्क्स दूंगा, तो मुझे चेक करने से पहले ये मालूम है कि इस फिगर से ज्यादा तो कोई ला ही नहीं पाएगा, हाईएस्ट फिगर कौन सा होगा, नेचुरली 20 का टेस्ट लूंगा तो 20 से ज्यादा कैसे लाएंगे, हाईएस्ट तो 20 होगा भाई, फुल मार्क्स आ गए, इससे ज्यादा तो क्या होगा। मैंने बोला मैं कोई टेस्ट लूंगा, बोर्ड का एग्जाम लूंगा, कहीं भी स्कूल का 100 मार्क्स का पेपर होगा, नेचुरल बात है, हाईएस्ट मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स 100, उससे ज्यादा नहीं होंगे। इसी तरह मैंने आपको बोला कि एक यूनिवर्सल सेट है, पूरी क्लास है, उस पूरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट्स हैं, और उनको मुझे ग्राउंड पे ले जाना है, कुछ फुटबॉल खेलेंगे, कुछ हॉकी खेलेंगे, तो वो जो पर्सन ग्राउंड पे जा रहे हैं उनका मैक्सिमम फिगर क्या होगा, 50, पूरी की पूरी क्लास चली गई, उससे ज्यादा थोड़े होगा, तो यूनिवर्सल के इक्वल ही तो होगा, बस इतना ही आंसर है मैक्सिमम का। तो बोलो कोई डाउट दोनों क्वेश्चन में, एनी डाउट, क्लियर सबको।
फर्स्ट लिखना आपको किस तरह से है वो ये वर्किंग, ये फर्स्ट पार्ट के लिए ये लाइन लिख के वापस ये लाइन खत्म करके बस, और लैंग्वेज में आंसर लिख रहे होते हैं आपको मालूम, ये फर्स्ट पार्ट नीचे वाला सेकंड पार्ट, इस तरह से अपन वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम डिसाइड करते हैं। एनी डाउट? क्लियर सबको?